प्रश्न 1। प्लेटो के दार्शनिक शासक के सिद्धांत का मूल्यांकन कीजिए। Evaluate Plato's theory of philosophing. उत्तर। प्लेटो का दार्शनिक राजा का सिद्धांत। प्लेटो के अनुसार आत्मा के 3 तत्व ज्ञान, विजडम, साहस, स्पिरिट और वासना, एपेटाइट है। इन्हीं के अनुरूप समाज में ज्ञान प्रधान, भाव प्रधान और वासना प्रधान मनुष्य होते हैं। ज्ञान प्रधान वर्ग सर्वोत्तम और सर्वोपरि है। दार्शनिक शासक ज्ञान प्रधान वर्ग के अंतर्गत आते हैं। प्लेटो का यह दृढ़ विश्वास था कि जब तक शासन सत्ता दार्शनिक शासकों को नहीं सौंपी जाएगी, तब तक राज्य में सुव्यवस्था और शांति नहीं स्थापित की जा सकती। यही कारण है कि प्लेटो ने एक ऐसी शिक्षा योजना बनाई जिससे दार्शनिक शासक उत्पन्न हो सके। प्लेटो का विश्वास था कि दार्शनिक शासक ही राज्य के सामाजिक जीवन में आई हुई बुराइयों को दूर करने में सफल हो सकते हैं। अपनी पुस्तक रिपब्लिक की 5वीं पुस्तिका में वह लिखता है, जब तक दार्शनिक राजा नहीं बनते अथवा इस जगत के राजाओं या राजकुमारों को दर्शन की प्रेरणा और शक्ति नहीं मिलती और राजनैतिक महानता तथा बुद्धि मिलकर एक नहीं हो पाती और इनमें से एक को छोड़कर दूसरे की खोज करने वाले सामान्य व्यक्ति राजकाज से बाहर रहने के लिए बाध्य नहीं कर दिए जाते, नगर कभी भी अपने पापों से शांत नहीं होंगे। नहीं। प्लेटो के विचारों पर एथेंस की शासन प्रणाली का अधिक प्रभाव पड़ा। वह एथेंस के लोकतंत्रात्मक शासन के दोषों को जानता था और इस कारण असंतुष्ट था। उसके गुरु सुकरात के प्राणन का कारण भी लोकतंत्र की दुर्बलताएं थीं। उस समय शासकों के चुनाव में शिक्षा और योग्यता का अधिक ध्यान नहीं रखा जाता था, जिससे शासन सत्ता अयोग्य व्यक्तियों के हाथों में चली जाती थी। इस प्रकार शासन दोषपूर्ण था। प्लेटो के अनुसार दार्शनिक शासक ही राज्य से स्वार्थपरता और अज्ञानता का अंत करके एक समाज कल्याणकारी राज्य स्थापित कर सकता है। दार्शनिक शासक की विशेषताएं। प्लेटो का दार्शनिक शासक सद्गुणों की प्रतिमूर्ति है। इन गुणों को वह समाज के हित में कार्यान्वित करने के लिए उत्सुक रहता है। प्लेटो का शासक न्यायप्रिय, मृत्यु भय से मुक्त, सत्य का अन्वेषण करने वाला और कर्मयोगी है। प्लेटो के शासक की कुछ मुख्य विशेषताएं निम्नलिखित हैं। 1. ज्ञान प्रधान दार्शनिक शासक राज्य के 3 वर्गों में ज्ञान प्रधान वर्ग का प्रतिनिधित्व करता है। प्लेटो ने इसी कारण शासक वर्ग के लिए एक विशेष प्रकार की योजना बनाई थी। 2. साम्यवादी प्लेटो ने दार्शनिक शासकों के लिए स्त्री साम्यवाद प्रस्तुत किया। प्लेटो ने शासकों को स्त्री, परिवार और संपत्ति के बंधन से मुक्त रखा है। उसने शासकों को अलग अलग परिवार के बंधनों में न डालकर एक सम्मिलित परिवार का सदस्य होने की योजना बनाई थी। बात तो सही है। 3. निस्वार्थ प्लेटो के अनुसार दार्शनिक शासक पूर्ण निस्वार्थ होते हैं। वे राज्य के हितों को अपनी ही हित समझते हैं। प्लेटो ने शासकों के लिए स्त्री और संपत्ति का साम्यवाद इसलिए बनाया ताकि वे निस्वार्थ शासन चलाएं। 4. सुशिक्षित दार्शनिक शासक को पूर्ण ज्ञान होना चाहिए। प्लेटो का विश्वास था कि शासक अच्छा राजनीतिज्ञ, दर्शन शास्त्र का ज्ञाता और अच्छा शासक होना चाहिए। इसी कारण प्लेटो ने शासकों के लिए एक लंबी शिक्षा योजना प्रस्तुत की है। ज्ञानियों की सरकार में ही प्लेटो विश्वास करता था। उसकी शिक्षा प्रणाली का उद्देश्य जातियों के अल्पतंत्र की स्थापना करना है, जिससे शासन भली प्रकार चल सके। जेलर के अनुसार प्लेटो का राज्य एक अथवा कुछ के द्वारा चालित नेकी और बुद्धिमत्ता का कुलीन तंत्र मात्र बन सकता है। 5. निरंकुश प्लेटो ने अपने आदर्श राज्य में दार्शनिक शासक को निरंकुश शासक का रूप दिया। एक ओर अपने शासकों को अनियंत्रित शक्तियां दी हैं, दूसरी ओर वह निरंकुश शासन का विरोध करता है। दार्शनिक शासक पूर्ण निरंकुश न हो जाए, इस कारण उन पर भी कुछ बंधन है। उनको भी संविधान के निम्नलिखित मौलिक नियमों को मानना पड़ेगा। शासकों को राज्य का उतना ही विस्तार करना चाहिए जितना कि राज्य को आत्मनिर्भर बनने और राज्य में एकता स्थापित रखने के लिए आवश्यक है। इस प्रकार राज्य का आकार न अधिक बड़ा और न अधिक छोटा होना चाहिए। दार्शनिक शासक को अपने राज्य में अधिक संपन्नता या निर्धनता को बढ़ावा नहीं देना चाहिए। इससे राज्य में 2 वर्ग स्थापित होने की संभावना है, जिससे वर्ग संघर्ष बढ़ेगा और राज्य की एकता व शांति खतरे में पड़ जाएगी। दार्शनिक शासक को धन के उतार चढ़ाव में असंतुलन न होने देना चाहिए। दार्शनिक शासक को आदर्श राज्य में न्याय की स्थापना के लिए यह देखना है कि राज्य के सभी व्यक्ति अपने अपने कर्तव्यों का पालन करें तथा किसी दूसरे के कार्यों में हस्तक्षेप न करें। दार्शनिक शासक को शिक्षा पद्धति में किसी प्रकार का परिवर्तन करने का अधिकार नहीं है। What? Bro, what are you talking about, man? दार्शनिक राजा के सिद्धांत की आलोचना।
एक अव्यावहारिक सिद्धांत। प्लेटो का दार्शनिक राजा का सिद्धांत अव्यावहारिक है। दर्शन शास्त्र, गणित तथा लोक जीवन का ज्ञान रखने वाले तथा सांसारिक विषयों में अरुचि रखने वाले व्यक्ति मिलना बहुत कठिन है। प्लेटो अपने दार्शनिक शासक में इन दोनों विशेषताओं की कल्पना करता है। शासन की सफलता के लिए गणित और दर्शन शास्त्र का ज्ञान ही पर्याप्त नहीं है, बल्कि शासक को मनोविज्ञान, अर्थशास्त्र, कानून और राजनीति का ज्ञान होना आवश्यक है। दो, निरंकुश शासन का समर्थन। दार्शनिक शासक को असीम अधिकार देने से निरंकुश शासन का समर्थन होता है। एकटन के शब्दों में, सत्ता मनुष्य को बिगाड़ती है और पूर्ण सत्ता पूर्ण रूप से बिगाड़ती है। प्लेटो ने शासकों पर जो प्रतिबंध लगाए थे वे पर्याप्त नहीं थे। 3, जनता की निम्न स्थिति। दार्शनिक शासकों को असीम अधिकार मिलने से सामान्य जनता की स्थिति पशुवत अथवा राज्यतंत्र के पुर्जे के समान हो जाती है, उन्हें मानव सुलभ मूल अधिकार भी नहीं मिलते। 4, दार्शनिक और प्रशासन में अंतर। दार्शनिकता के विकास से व्यक्ति में जो गुण उत्पन्न होते हैं, बहुधा वे प्रशासन में सहायक होने के स्थान पर बाधक सिद्ध होते हैं। अस्तु, दार्शनिकों का उत्तम शासक होना आवश्यक नहीं है। जोवेट के शब्दों में, दार्शनिक राजा या तो भविष्य में बहुत दूर तक देखने वाला होता है या अतीत में पीछे की ओर देखता है, वर्तमान की वास्तविकता से उसका कोई संबंध नहीं होता है। 5, शासन में जनता के योगदान का अभाव। दार्शनिक शासक शासन में जनता की राय नहीं लेते। जनता के सक्रिय सहयोग के बिना प्रशासन कभी भी सफल नहीं हो सकता। अरे टेंशन नहीं लेने का, अपुन है ना। प्रश्न 2, प्लेटो के साम्यवादी सिद्धांत की समीक्षा कीजिए। रिव्यू द प्लेटोस थियरी ऑफ कम्युनिज्म। तो चलिए शुरू करते हैं। उत्तर, प्लेटो ने अपने आदर्श राज्य में न्याय को शासन का आधार माना है। न्याय के लिए मानव मस्तिष्क में सुधार के लिए उसने शिक्षा के सिद्धांत का और सामाजिक वातावरण में सुधार के लिए साम्यवाद के सिद्धांत का प्रतिपादन किया। उसने शासक और सैनिक वर्ग को स्वार्थ से मुक्त रखने के लिए संपत्ति तथा परिवार से वंचित रखा, जिससे वह अपने कर्तव्य मार्ग से विचलित न हो सके। यदि संरक्षक वर्ग, शासक और सैनिक धन लोलुपता, स्वार्थ और पारिवारिक कार्यों में संलग्न रहेंगे तो वह निष्पक्ष भाव से शासन के कार्य कर सकेंगे। प्लेटो का साम्यवाद अपने में एक साध्य नहीं, अपितु एक साधन मात्र है। उसके साम्यवाद का मुख्य उद्देश्य आदर्श राज्य की स्थापना करना है। बाकर के अनुसार, संपूर्ण साम्यवाद का उद्देश्य है व्यक्ति को प्रत्येक ऐसी वस्तु से उन्मुक्त करना जो उसे राज्य के संगठन में अपना निर्दिष्ट स्थान प्राप्त करने में बाधा डालती है। इसका उद्देश्य उन स्थितियों को प्राप्त करना है, दूसरे शब्दों में, उन अधिकारों की प्रत्याभूति है जो राज्य की योजना में सक्रिय रूप से भाग लेने के लिए आवश्यक है। नेटलिशिप के अनुसार, प्लेटो का साम्यवाद शिक्षा द्वारा उत्पन्न की गई भावना एवं उसे नव शक्ति देने वाला पूरक यंत्र है। ये बड़ी अच्छी बात कही आप। प्लेटो की साम्यवादी विचारधारा की पृष्ठभूमि। प्लेटो का साम्यवादी सिद्धांत सर्वथा एक मौलिक सिद्धांत नहीं है। यह विचारधारा उससे पूर्व भी यूनान में प्रचलित थी। स्पार्टा में स्त्रियों को राज्य हित के लिए उधार दिया जाता था। 7 वर्ष की आयु के बाद बच्चों को राज्य हित के लिए राज्य को सौंप दिया जाता था। राज्य ही इन बच्चों का संपूर्ण भार उठाता था। क्रीट नामक नगर राज्य में सार्वजनिक अथवा सहकारी खेती की व्यवस्था थी। प्रसिद्ध दार्शनिक पाइथागोरस ने यह कहकर कि मित्रों की संपत्ति पर सबका समान रूप से अधिकार होना चाहिए, एक प्रकार के साम्यवादी सिद्धांत का समर्थन किया। प्लेटो की रचना से कई वर्ष पूर्व प्रसिद्ध विद्वान यूरोपाइडीज ने अपने ग्रंथ प्रोटोस्लास में स्त्रियों के साम्यवाद का प्रतिपादन किया। प्लेटो ने उपर्युक्त सब विचारों को संकलित करके अपने साम्यवाद के सिद्धांत का प्रतिपादन किया। प्लेटो के साम्यवाद के आधार। प्लेटो का साम्यवाद मुख्य रूप से 3 आधारों पर स्थित है, जो निम्न प्रकार हैं। 1, मनोवैज्ञानिक आधार। प्लेटो ने मानव प्रवृत्ति के 3 गुण ज्ञान, साहस और वासना के आधार पर समाज को 3 वर्ग शासक, सैनिक और उत्पादक में विभाजित किया है। उसके न्याय के अनुसार 3 वर्गों को अपने कर्तव्यों का पालन करना चाहिए। शासक और सैनिक वर्ग को उत्पादक वर्ग की आर्थिक इच्छाओं को छोड़ देना चाहिए। यदि वे ऐसा नहीं करेंगे तो अपने पद से भ्रष्ट हो जाएंगे। अतः शासक एवं सैनिक वर्ग को स्वार्थ से दूर रखने के लिए संपत्ति और परिवार से वंचित रखना अनिवार्य है। बाकर ने कहा है, यदि उसके 2 आदर्श राज्य के 2 प्रधान वर्ग शासक तथा सैनिक कुशलतापूर्वक, अरे कहना क्या चाहते हो, निस्वार्थ भावना से कार्य करना है, तो इन्हें साम्यवादी व्यवस्था के अंतर्गत रहना चाहिए। प्लेटो का यह पक्का विश्वास था कि सैनिक और परिवार का साम्यवाद उन्हें शासक और सैनिक वास्तविक रूप से स्वार्थ एवं चिंता से रहित बना देगा। 2, राजनैतिक आधार। राजनैतिक दृष्टि से भी प्लेटो ने साम्यवाद का समर्थन किया है। वह राजनैतिक तथा आर्थिक शक्तियों को अलग अलग रखना चाहता था। उसका कहना था कि राजनैतिक तथा आर्थिक शक्तियां एक हाथ में करने से बहुत बुरे परिणाम निकलेंगे।
इसलिए उसने शासक वर्ग को आर्थिक शक्तियों से वंचित रखा, उन्हें केवल राजनैतिक सत्ता सौंपी। अतः आदर्श राज्य की स्थापना के लिए साम्यवाद राजनीतिक दृष्टि से भी अनिवार्य था। 3. दार्शनिक आधार। दार्शनिक प्लेटो ने अपने साम्यवाद को विशेष कार्य के सिद्धांत के द्वारा पुष्ट किया है। उसके अनुसार शासक वर्ग को समस्त सांसारिक तत्वों से दूर रहना चाहिए। वह अपने दार्शनिक शासकों को प्राचीन काल के कुटिया में रहने वाले सन्यासियों के निकट रखता है, जो पारिवारिक जीवन तथा संपत्ति को छोड़कर जन कल्याण की बात सोचते हैं। इस संबंध में वेपर कहता है, संरक्षक तथा सन्यासी का स्थान सर्वोच्च है। संरक्षक तथा सन्यासी को सांसारिक चिंताओं से दूर रहना चाहिए। साम्यवाद का दार्शनिक आधार भारतीय दृष्टिकोण के निकट है। समझ रहे हो? प्लेटो के साम्यवाद की रूपरेखा। प्लेटो ने अपने साम्यवाद को शासक और सैनिक वर्ग तक सीमित रखा है। उत्पादक वर्ग के लिए उसने साम्यवाद की कोई रूपरेखा प्रस्तुत नहीं की। उसके साम्यवाद के 2 रूप हैं। एक, संपत्ति का साम्यवाद। प्लेटो ने शासक तथा सैनिक वर्ग पर संपत्ति का साम्यवाद लागू किया है। उसके अनुसार शासक और सैनिक वर्ग किसी भी प्रकार की संपत्ति के स्वामी न होंगे, क्योंकि संपत्ति एक ऐसी वस्तु है जो व्यक्तियों को अपने मार्ग से भ्रष्ट कर देती है और इसके मोह में पड़कर शासक वर्ग जनता का शोषण करने लगता है। इस संबंध में सेबाइन का कथन उल्लेखनीय है कि प्लेटो की यह दृढ़ मान्यता थी कि शासक पर धन का बहुत खराब प्रभाव पड़ता है। इस बुराई को दूर करने का प्लेटो को यही उपाय सूझा कि जहां तक सिपाहियों और शासकों का संबंध है, धन का अंत ही कर दिया जाए। शासकों का लोभ दूर करने का एकमात्र यही उपाय है कि उनके पास कोई व्यक्तिगत संपत्ति न रहने दी जाए। वे किसी वस्तु को अपनी न कह सकें। शासक अपने नागरिक कर्तव्यों के प्रति निष्ठावान रहें। अब प्रश्न यह उठता है कि इन दोनों वर्गों को संपत्ति से वंचित कर दिया जाएगा तो उनकी आवश्यकता कैसे पूरी होगी? इस प्रश्न के उत्तर में प्लेटो कहता है कि राज्य अपनी नियमित आवश्यकताओं की पूर्ति करेगा। रिपब्लिक में शासकों की जीवनचर्या का वर्णन करते हुए प्लेटो कहता है, प्रथम तो जितनी कम से कम संपत्ति नितांत आवश्यक है, उससे अधिक संपत्ति उनमें से किसी को नहीं रखनी चाहिए। दूसरे, किसी के पास घर अथवा भंडार नहीं होना चाहिए जो सबके स्वेच्छापूर्ण प्रवेश के लिए नित्य खुला न रहता हो। उनको भोज्य सामग्री इतनी मात्रा में और ऐसी होनी चाहिए अबे जल्दी बोल, कल सुबह पनवेल निकलना है। जो कि संयमी एवं साहसी योद्धा भटों के लिए उपयुक्त हो। यह उनको नागरिकों द्वारा सुनिश्चित एवं सुनिर्धारित ढंग से उनकी संरक्षकता वृत्ति के रूप में इतनी मात्रा में मिलनी चाहिए कि न तो वर्ष के अंत में आवश्यकता से अधिक बचा रहे और न ही कम पड़े। युद्ध शिविर में रहने वाले योद्धाओं के समान उनका भोजन एवं रहना सामूहिक होना चाहिए। रही सोना चांदी की बात, तो उसके विषय में हम उनसे कहेंगे कि सोना और चांदी तो उनको अपने देवताओं द्वारा नित्य ही अपनी आत्मा के भीतर ही प्राप्त होती रहती है। अतः उनको मृत्युलोक की निम्न कोटि की धातु की कोई आवश्यकता नहीं। मृत्युलोक की धातु के मिश्रणों द्वारा अपने को अपवित्र करना उन्हें सहन नहीं होगा। इस प्रकार रहते हुए वे अपनी भी रक्षा कर सकेंगे और नगर की भी। परंतु जब कभी भी वे अपनी भूमि, घर और धन को उपार्जित कर लेंगे, तब वे अपने अन्य नागरिकजनों के सहायक बने रहने की अपेक्षा उन पर द्वेषपूर्ण अत्याचार करने वाले सहायक बन जाएंगे। सैनिक और शासक वर्ग द्वारा संपत्ति का त्याग केवल राज्य को ही एकता के बंधन में ही नहीं बांधेगा, अपितु शासक एवं शासित वर्ग के बीच भी एक बंधन आ जाएगा। इस प्रकार से उसके संपत्ति के साम्यवाद की रूपरेखा अग्र प्रकार होगी। क्या साबित करना चाहता है तू? क्या साबित करना चाहता है तू? 1. सैनिक और शासक वर्ग को व्यक्तिगत संपत्ति रखने का अधिकार नहीं होगा। 2. उनकी आवश्यकताओं की पूर्ति का उत्तरदायित्व राज्य का होगा। 3. शासक वर्ग और सैनिक वर्ग के निवास करने के लिए सार्वजनिक आवासगृह होंगे और वे अपना भोजन सार्वजनिक भोजनालयों में करेंगे। सेबाइन के अनुसार प्लेटो के साम्यवाद का मुख्य उद्देश्य राजनीतिक है। वह साम्यवाद का उपभोग धन का समाजीकरण करने के लिए नहीं करता, अपितु धन का समाजीकरण इसलिए करता है जिससे शासन को भ्रष्ट करने वाले प्रभाव नष्ट हो जाएं। 2 पत्नियों का साम्यवाद। प्लेटो के साम्यवाद के अनुसार शासक और सैनिक वर्ग को न केवल संपत्ति का मोह छोड़ना होगा, अपितु उन्हें पारिवारिक एवं दाम्पत्य जीवन का भी त्याग करना पड़ेगा। प्लेटो ने परिवार को सब स्वार्थी भावनाओं को उत्पन्न करने वाली संस्था माना है। परिवार के कारण ही व्यक्ति को संपत्ति से मोह होता है। अतः उसका यह विचार था कि शासक एवं सैनिक वर्ग को पारिवारिक बंधनों से मुक्त रखकर निस्वार्थ रूप से कर्तव्य पालन की आशा की जा सकेगी। इसी कारण शासक और सैनिक वर्ग को अलग अलग परिवारों के बंधन में न डालकर संयुक्त परिवार के बंधन में डालने की योजना प्रस्तुत की। उसका विचार था कि इससे एकता में भी वृद्धि होगी और पुरुषों में अपने परिवार के लिए संपत्ति उत्पादन की इच्छा नहीं होगी।
इसी कारण बाकर ने कहा है, अभिभावकों, सैनिक और शासक में दाम्पत्य जीवन का त्याग उनके निजी संपत्ति त्याग का ही उपसिद्धांत अवश्यंभावी उपसिद्धांत के रूप में है। अच्छा है, बहुत अच्छा आइडिया। प्लेटो के पत्नियों के साम्यवाद का सार यह है कि विवाह केवल संतान उत्पन्न करने के उद्देश्य से किए जाए और विवाह पर राज्य का नियंत्रण होगा। संतान उत्पन्न हो जाने के पश्चात स्त्री पुरुष को विवाह के संबंधों को तोड़ देना चाहिए जिससे वे अधिक दाम्पत्य जीवन में न फंस सके। बच्चों के पालन पोषण का उत्तरदायित्व राज्य का होगा। पत्नियों के साम्यवाद के अनुसार एक स्त्री एक पुरुष की पत्नी हो सकती थी, क्योंकि संतान उत्पन्न होने के पश्चात वह किसी दूसरे पुरुष की पत्नी हो सकती थी। प्लेटो ने अपने इस साम्यवाद का रूप बतलाते हुए कहा है, संरक्षक स्त्री पुरुषों में कोई भी अपना निजी घर नहीं बनाएगा। स्त्रियां समान रूप से पत्नियां होंगी और न तो माता पिता अपनी संतान को जान सकेंगे और न संतान माता पिता को। पत्नियों के साम्यवाद को प्रतिपादित करने में प्लेटो का उद्देश्य एक परिवार के मोह से संरक्षकों को मुक्त रखना था। 2 नारी जाति की स्वतंत्रता के उद्देश्य से भी प्लेटो ने पत्नियों के साम्यवाद का समर्थन किया है। 3 उत्तम एवं योग्य संतानों की दृष्टि से भी प्लेटो ने पत्नियों के साम्यवाद का समर्थन किया है। क्या बात है सर, क्या बात है सर। प्लेटो के साम्यवाद की विशेषताएं। प्लेटो के साम्यवाद की विशेषताएं निम्नानुसार हैं। 1 प्लेटो का साम्यवाद आदर्श की पूर्ति है। 2 प्लेटो का साम्यवाद केवल सैनिक तथा शासक वर्ग के लिए है। उत्पादक वर्ग साम्यवाद के प्रभावों से मुक्त है। 3 प्लेटो का साम्यवाद अभिजात वर्गीय साम्यवाद था। 4 प्लेटो के साम्यवाद का स्वरूप तपस्यात्मक है। 5 उसके साम्यवाद का उद्देश्य सामाजिक व आर्थिक न होकर राजनीति में विद्यमान दोषों को दूर करना था। 6 प्लेटो के साम्यवाद का उद्देश्य स्वस्थ एवं योग्य संतान की उत्पत्ति करना था, जिससे सुदृढ़ एवं आदर्श राज्य का निर्माण हो सके। प्लेटो के साम्यवाद की सामान्य आलोचना। 1 प्लेटो ने अपने साम्यवाद में शासक वर्ग एवं सैनिक वर्ग को उत्पादक वर्ग के अधीन कर दिया है। आर्थिक आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए उन्हें उत्पादक वर्ग पर निर्भर रहना पड़ेगा। इस कारण शासक वर्ग उत्पादक वर्ग की गलत बातों को भी सहन करेगा। इससे भ्रष्टाचार की नीति को बढ़ावा मिलेगा। 2 एक ऐसे शासक वर्ग की कल्पना नहीं की जा सकती जिसका अपना कुछ भी न हो। भाई साहब कुछ ज्यादा नहीं हो गया? 3 प्लेटो का साम्यवाद नकारात्मक है। बाकर का कहना है, प्लेटो की साम्यवादी व्यवस्था एक ऐसी धारणा है जिसका समाज की आर्थिक व्यवस्था से कोई संबंध नहीं है। वह उत्पादन की व्यक्तिवादी व्यवस्था को वैसा ही छोड़ देता है और एक भी उत्पादक वर्ग को स्पर्श नहीं करता। 4 प्लेटो ने अपने साम्यवाद में स्त्रियों के स्वाभाविक गुण मातृत्व की उपेक्षा की और कहा है कि यह गुण माता के अलावा कोई नहीं दे सकता। 5 स्त्री एवं पुरुष में लिंग का अंतर तो होता ही है, गुणों का भी अंतर होता है। स्त्री कोमल, दयालु होती है, जबकि पुरुष कठोर, शक्तिशाली होते हैं। 6 प्लेटो की अस्थायी विवाह की योजना भी उचित नहीं है। स्त्री एवं पुरुष को बच्चा पैदा करने की एकमात्र मशीन मानना गलत है। इसका संबंध केवल शारीरिक ही नहीं होता है, आध्यात्मिक भी होता है। 7 प्लेटो ने परिवार के महत्व को भुला दिया है, जबकि परिवार मनुष्य की प्राथमिक पाठशाला होती है। 8 स्त्री संबंधी साम्यवाद केवल कल्पना की उड़ान है, वह सांसारिक अवश्य होगा। 9 सेबाइन का कहना है कि प्लेटो का साम्यवाद स्पष्ट नहीं है। उसके साम्यवाद में दासों के लिए कोई स्थान नहीं है। जब उम्र बढ़ जाती है ना, तो लव यू के मतलब भी बदल जाते हैं, और जब मतलब बदल जाते हैं तो लड़की भी बदल जाती है। आज राधा है, कल सीता होगी, परसों गीता होगी, और उसके बाद हो सकता है प्रीता आ जाए, और आखिर में दिल टूट जाएगा। पहले लक्ष्य हासिल करो, उसके बाद प्यार करो। प्यार करने के लिए अपने जीवन के लक्ष्य को बिल्कुल नहीं भूलना चाहिए। ये जिंदगी भी तुम्हारी है, फैसला भी तुम्हें ही करना है।